हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लिए क्या है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो बिल्डिंग मिली है यानी कि अन्नागार जो मिला है, अन्नागार, वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। दूसरी चीज, कांसे की नर्तकी जो मिली है वो भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और देखिए, पशुपति शिव की जो पशुपति शिव के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इस बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आपकी राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो ये आपका सिंधु नदी किनारे है। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा आपका पाकिस्तान के लरकाना जिले में, लरकाना जिला पाकिस्तान। तो ये सारी जानकारी है जो कि मोहनजोदड़ो के बारे में काफी इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद कर लेनी है। यदि बात करें और ऑप्शन के बारे में, तो हड़प्पा भी दिया हुआ है। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था। इसके नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया है। इस बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो बात करें यदि हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी कब की थी? तो 1921 में की थी। ठीक है। जब बात करें हड़प्पा से, तो हड़प्पा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं देखिए जरा। RH-37 एक कब्रिस्तान मिला है, जो कहाँ से मिला है? हमारा हड़प्पा से मिला है। यदि बात करें मातृ देवी की मूर्ति, देखें मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो भी हमें मिली है हड़प्पा से। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो स्थित है रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा पहला स्थान था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। फिर बात करें लोथल की, तो लोथल क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? लोथल है। और बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा क्या है? धौलावीरा वर्तमान में क्या है? 40वां क्या है? विश्व विरासत सूची में शामिल सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है भारत का? वो धौलावीरा ही है। तो ये आपकी करंट की जानकारी है कि 40वां विश्व विरासत सूची में भारत का कौन सा स्थान शामिल है? तो धौलावीरा है। ये सब जानकारी थी, आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यदि बात करें महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था आपका बोधगया में। और यदि बात करें कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर में। यदि बात करें सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, वो घटना क्या कहलाती है? तो वो घटना कहलाती है आपकी धर्म चक्र प्रवर्तन। और यदि बात करें जो मृत्यु हुई थी, तो वो घटना क्या कहलाती है? उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये घटना भी पूछी जाती रहती है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। महात्मा बुद्ध को
ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यदि पूछा जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका? वो कुशीनगर में हुआ था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा गया है। यदि समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी करें तो क्या होगा? देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। जो किसने लिखा था? वो हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन कौन थे? वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति है। जिससे जानकारी किस शासक के बारे में मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या है इसके बारे में, संबंध में क्या कथन है? देखिए, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यदि बात करें कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के हमारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? वो कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जानकारी आपको नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? देखिए, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाठी लगने से हो गई थी, साइमन कमीशन का विरोध करते समय। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कमीशन बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो हुई थी 1927 में, लेकिन ये भारत कब आया था? भारत आया था ये 1928 में। आपको दोनों डेट पूछी जाती है, स्थापना कब हुई और भारत कब आया। जब ये भारत आया था तो इसका विरोध किया गया था। तो विरोध का कारण क्या था? विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। भारतीय न होने की वजह से इसका विरोध किया गया था। तो विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय की सिर में लाठी लगने से क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इनकी एक फेमस पुस्तक भी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया इनकी फेमस पुस्तक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गांधी जी का विरोध करने के लिए, बी आर अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए, या फिर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि लंदन में किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर। इस बात करें 3 में से जो एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि जो बीच वाला गोलमेज सम्मेलन था दूसरा वाला, उसमें किसने भाग लिया था? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? महात्मा गांधी जी ने लिया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा अथवा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो है ये केरल का। यदि बात करें भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है।
और ओडिसी तो कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर बुक्का प्रथम ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, उस नदी का नाम क्या है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा या फिर ब्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो वो भारतीय मरुस्थल जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। उस मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? वो थार का नाम, थार मरुस्थल है। उस मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? लूनी, जो कि मरुस्थल में बह के मरुस्थल में ही खत्म हो जाती है, जो कि राजस्थान राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? नदी पर हुआ है? कृष्णा, चंबल, कोसी या फिर सतलज? तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन की जानकारी मैंने आपको पिछली बार प्रैक्टिस सेट में भी दी थी, जब मैं क्वेश्चन को एलेबोरेट कर रहा था, ऑप्शन के बारे में बता रहा था, तब आपको ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी वहीं दे दी गई थी। फिर भी आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। यदि बात करें चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, महात्मा गांधी, राणा सागर और जवाहर सागर। ये तीनों बांध किस नदी पर हैं? ये तीनों बांध आपके चंबल नदी पर। ये दोनों आपके राजस्थान में है और ये आपका एमपी में पड़ता है। यदि बात करें सतलज नदी पर, तो सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय, एल्पस या फिर पाइन रीच? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय समुद्र तल से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत में है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? औसत लागत में जोड़कर, सीमांत लागत तथा सीमांत राजस्व की तुलना करके, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर या फिर उत्पादन की कुल लागत द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत में सामान्य लागत को जोड़कर, यानी जो लागत आई है और उसमें कितना प्रॉफिट जोड़ना है, प्रॉफिट जोड़कर ही आपकी क्या बनती है? कीमत निर्धारित की जाती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है, विकल्प दिए हैं, उपभोग के स्तर पर, कीमत स्थिरता पर, निवेश के स्तर पर, जनसंख्या की वृद्धि पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश के स्तर पर। यानी जितना निवेश होगा उतनी ही आपको क्या होगी? आर्थिक समृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करती है? नियत प्रत्ययी प्रणाली, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली या फिर समानुपातिक आरक्षण प्रणाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। यदि बात करें न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, तो ये क्या होती है? इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को 200 करोड़ की संपत्ति अपने पास रखनी होगी। 200 करोड़ में भी क्या है, 115 करोड़ का तो गोल्ड रखना पड़ेगा और बाकी जो 85 करोड़ है उसके आपको कैश रखना पड़ेगा। ये संपत्ति रखने के अलावा, ये संपत्ति रखने के बाद आप नोटों की छपाई कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से या फिर प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री,
ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ का मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में 3 तरह के राष्ट्रीय आपात हैं। बात करें इसी क्वेश्चन में और डिटेल पढ़ने के लिए, तो देखिए भारत में 3 तरह का राष्ट्रीय आपात है। पहला राष्ट्रीय आपात, 3 तरह के आपात हैं। राष्ट्रीय आपात जो कि 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। यदि बात करें वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात किस में है? वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात किस में है? अनुच्छेद 360 में। भारत में 3 तरह के आपात हैं जो कि अलग अलग अनुच्छेद में दिए हुए हैं। इसमें जो तीसरा आपात है वित्तीय आपात, जो भारत में अभी तक एक बार नहीं लगा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो क्वेश्चन की डिटेल भी मैंने 15 में क्वेश्चन बताई है वही क्वेश्चन दिया हुआ है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 तरह के आपातों की आपात
मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, जीत पायल, अमीश त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? बस 1985 में, 1978 में, 2016 में या फिर 1990 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। तो लेटेस्ट कब किया गया था? 2016 में किया गया था, 8 नवंबर 2016 को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? पहले राजधानी दिया हुआ है, फिर बाद में मुद्रा दिया है। ढाका और युआन, ढाका और रुपया, ढाका टका, ढाका या फिर रूबल। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है, और मुद्रा क्या है? टका है। बात करें युआन की, युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। बात करें रूबल की, तो रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल रूस की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, कमलकांत चंद्रभान, गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। और यदि आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।